1996 एक साल जिसे वीडियो गेम इंडस्ट्री का गोल्ड ईयर भी कहा जाता है। एंड भला क्यों नहीं, 1996 में कुछ ऐसे गेम्स रिलीज हुए थे जिन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। टाइटल्स लाइक क्वेक, ड्यूक 3D, सुपर मारियो 64, पोकेमॉन रेड एंड ब्लू, डियाब्लो, रेजिडेंट एविल, टूम रेडर, डेड और अलाइव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन पबजी 3D। बट इन गेम्स के अलावा 1996 में दो फॉर्मर माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज गेब न्यूएल एंड माइक हैरिंगटन ने एक वीडियो गेम डेवलपमेंट कंपनी खोली, Valve, and changed everything. Both Gabe Newell and Mike Harrington 3D एक्शन गेम्स लाइक क्वेक के फैंस थे, बट उन्हें लगता था कि इन गेम्स को कई एस्पेक्ट्स में इम्प्रूव कर सकता है, लाइक स्टोरी। बट दैट टाइम वीडियो गेम्स में गुड स्टोरी होना काफ़ी रेयर था। According to its software co-founder and Dube lead programmer John Carmack, story in a video game is like story in a porn movie. It's expected to be there, but it's not that important. 90s में most developers का यही mindset था। वो games में other aspects like story से ज़्यादा gameplay पे फोकस करते थे। यही reason है कि हमें classics like Doom देखने को मिले। But both Gabe Newell and Mike Harrington Doom and Quake की तरह एक shooting gallery नहीं बनाना चाहते थे, जहाँ player का सिर्फ एक ही objective होता, gunning down enemies. So 1996 में उन्होंने अपने गेम का डेवलपमेंट शुरू किया एंड आफ्टर स्क्रैप्ड वर्जन एंड 2 years ऑफ डेवलपमेंट टाइम, Valve ने अपना मैग्नम ओपस रिलीज किया एंड चेंज्ड गेमिंग फॉरएवर। Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. 1998 में Half-Life एक revolutionary गेम था, with critics giving it 10 out of 10s and Game of the Year awards. But why Half-Life was so revolutionary, you may ask? Well, that's why I made this video. Half-Life और मेरा relationship काफ़ी पुराना है। When I was a little bitch, मैंने ये गेम few times खेला था, but never completed it, because at that time मेरे लिए गेम मेरे कोर्स से बाहर था। And now Half-Life की रिलीज के 22 years later, मैंने ये गेम finally complete किया। And wow, It's aged like a fine wine. Even though Half-Life 1998 में रिलीज हुआ था, इसकी प्रेजेंटेशन एंड स्टोरी टेलिंग आज भी टॉप नॉच है। ना प्रेजेंटेशन मेरा मेन गेम की ग्राफिक्स नहीं, बट कैसे ये गेम इसके वर्ल्ड एंड स्टोरी को प्लेयर्स को प्रेजेंट करता है। जहाँ 90s में मोस्ट FPS स्टार्ट होते थे एक एक्शन पैक्ड लेवल से, Half-Life स्टार्ट होता है एक 5 मिनट ट्रेन राइड से, जिसमें हमें इस वर्ल्ड एंड मेन कैरेक्टर गॉर्डन फ्रीमैन के रोल के बारे में पता चलता है। गॉर्डन एक 27 years old MIT ग्रेजुएट है विद अ PhD इन थियोरेटिकल फिजिक्स, जो ब्लैक मेसा रिसर्च फैसिलिटी में एज एन असिस्टेंट साइंटिस्ट वर्क करता है। एंड ब्लैक मेसा बेसिकली एरिया 51 है, जहाँ साइंटिस्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स पे वर्क कर रहे होते हैं। ये 5 मिनट ट्रेन राइड हाफ-लाइफ की सेटिंग एंड एटमॉस्फेयर को एक्सीलेंटली एक्सप्लेन एंड सेट करती है। ब्लैक मेसा इसके स्ट्रक्चर एंड लेआउट की वजह से एक रियल प्लेस जैसा फील होती है, जहाँ हमें फ्यूचरिस्टिक बट बिलीवेबल थिंग्स देखने को मिलती है। गॉर्डन विद हिज फेलो साइंटिस्ट एक टेलीविजन टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा होता है, बट टेस्टिंग के दिन ही गॉर्डन अपने वर्क के लिए लेट पहुंचता है। आफ्टर डॉनिंग द आइकॉनिक Mark IV हैज़ार्डस एनवायरमेंटल सूट, ऑल्सो नोन एज हैज़ार्ड सूट एंड HEV सूट, गॉर्डन टेस्ट चैम्बर की ओर बढ़ता है। बट बिफोर दैट प्लेयर्स NPCs एंड अदर ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बिफोर हाफ-लाइफ ऐसे इंटरेक्शंस मोस्ट FPS गेम्स में नॉन एग्जिस्टिंग थे, सिवाय कुछ गेम्स लाइक ड्यूक 3D के, बट इवन देन ये इंटरेक्शंस काफ़ी लिमिटेड थे। हाफ-लाइफ का डेवलपमेंट इट सॉफ्टवेयर के क्वेक इंजन में स्टार्ट हुआ था, बट इस एन इंजन जो एक फास्ट पेस शूटर को डेवलप करने के लिए बनाया गया था, क्वेक इंजन काफ़ी लिमिटिंग था, जिसमें ऐसे इंटरेक्शंस इम्पॉसिबल थे। सो Valve ने क्वेक इंजन को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हेवली मॉडिफाई किया एंड नेम्ड इट गोल्ड सोर्स इंजन। Valve ने रियलिस्टिक कैरेक्टर एनिमेशंस एंड फेशियल एनिमेशंस के लिए स्केलेटल एनिमेशन सिस्टम का यूज़ किया, ताकि वो NPCs एंड अदर क्रीचर्स के एनिमेशन से रियलिस्टिक फील हो। This dedication for realism is what made Half-Life different from other FPS games at that time. NPCs प्लेयर्स से बात कर सकते थे, प्लेयर्स डिफरेंट फिजिक्स बेस्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉक्सेस को मूव कर सकते थे, या माइक्रोवेव में किसी बेचारे का खाना ओक कर सकते थे। ये इंटरेक्शंस थे जिन्होंने हाफ-लाइफ के वर्ल्ड को लाइफ लाइक बनाया एंड इस वीडियो गेम वर्ल्ड को रियलिस्टिक फील दी। एज एन असिस्टेंट टेस्टिंग के दौरान गॉर्डन का काम कुछ बटन्स को प्रेस करना एंड एक अनयूजुअल मटेरियल से भरी कार्ड को एक मशीन में पुश करने का था। And as you all can expect, during the test, the experiment goes horribly wrong, जिससे एक रेजोनेंस कास्केड क्रिएट हो जाता है। बेसिकली अर्थ एंड एक एलियन वर्ल्ड जैन के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिफ्ट क्रिएट हो चुका है एंड थ्रू पोर्टल्स एलियन ब्लैक मेसा रिसर्च फैसिलिटी में टेलीपोर्ट हो रहे हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट हाफ-लाइफ का नैरेटिव काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहाँ गॉर्डन पोर्टल के ओपन होने की कॉज को ढूंढता है एंड इस इन्वेजन को रोकने की कोशिश करता है while fighting both aliens and humans.
हाफ लाइफ का ओवरऑल नरेटिव काफ़ी सिंपल है, बट इसकी पेसिंग, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशंस वो थिंग्स हैं जो इसे स्पेशल बनाती है इवन इन 2020। हाफ लाइफ का नरेटिव स्ट्रक्चर काफ़ी ग्रेट है, जो स्टार्ट होता है एक लॉन्ग इंट्रो से एंड आफ्टर इट गेम की स्टोरी काफ़ी मिनिमल है, बट टाइम टू टाइम हमें न्यू इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट्स, वेपन्स एंड सेट पीसेस देखने को मिलते हैं जो गेम प्ले एंड स्टोरी सेक्शंस को बोरिंग होने से पहले ही चेंज कर देती हैं। इसी स्ट्रक्चर की वजह से हाफ लाइफ स्टार्ट से लेकर एंड तक इंटरेस्टिंग बना रहता है। बट देयर इज अनदर थिंग जिसने हाफ लाइफ को अदर स्टोरी बेस्ड FPS गेम से डिफरेंट बनाया था, जो है पर्सपेक्टिव। बिफोर हाफ लाइफ देयर वर अदर स्टोरी इन FPS गेम्स। सरप्राइजिंग राइट? ये गेम्स अपनी स्टोरी प्लेयर्स को प्रेजेंट करने के लिए टेक्स्ट या नॉन इंटरेक्टिबल कट सीन्स का यूज़ करते थे। इसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है 1994 में रिलीज हुआ गेम सिस्टम शॉक, जो क्रिटिकल स्टोरी मूवमेंट्स के लिए प्री रेंडर कट सीन्स का यूज़ करता है। बट इन हाफ लाइफ देयर आर नो कट सीन्स। यहाँ तक कि पूरे गेम में प्लेयर्स गॉर्डन के पर्सपेक्टिव को छोड़ने तक नहीं हैं। द एंटायर गेम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड कंप्लीटली फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में है एंड गेम के इंपॉर्टेंट सेट पीस मूवमेंट भी हम इन गेम गॉर्डन के पर्सपेक्टिव और लेट्स से प्लेयर के पर्सपेक्टिव देखते हैं, सिंस गॉर्डन जस्ट एक एम्प्टी वेसल है विदाउट एनी कैरेक्टर एंड वॉइस। गॉर्डन एक साइलेंट प्रोटैगनिस्ट है ताकि प्लेयर्स अपने आप को उस HEV सूट में डाल सकें, गॉर्डन को नहीं, बिकॉज वी आर गॉर्डन। हम ब्लैक मेसा के इवेंट्स को अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ना ही किसी अदर कैरेक्टर के। यही रीज़न है कि द एंटायरिटी ऑफ हाफ लाइफ फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में है, बिकॉज ऑफ इमर्जन। कई गेम्स प्लेयर्स को अपने वर्ल्ड में इमर्स करने के लिए यही साइलेंट प्रोटैगनिस्ट अप्रोच यूज़ करते हैं, बट मेरे ओपिनियन में हाफ लाइफ सीरीज डज दिस बेस्ट, बिकॉज अदर गेम्स में प्लेयर इमर्जन कट सीन की वजह से ब्रेक हो सकता है, बट नॉट इन हाफ लाइफ, सिंस वी डोंट इवन हैव ट्रेडिशनल कट सीन्स। नाउ थिंक हम 1998 में हैं, जहाँ मोस्ट गेम्स रियलिज्म एंड स्टोरी ज़्यादा गेम प्ले पर फोकस करते हैं। देन सडनली हमें एक न्यू गेम खेलने को मिलता है जिसका फोकस प्लेयर्स को एक ग्रेट स्टोरी बताने में है, विद ए रियलिस्टिक वर्ल्ड जिसमें प्लेयर्स NPCs एंड अदर थिंग्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो इस वर्ल्ड को लाइफ लाइक बनाता है। एंड टॉप ऑफ ऑल दैट गेम की सेटिंग एंड एटमॉस्फेयर इतना अमेजिंग है कि आप इस वर्ल्ड में कम्प्लीटली इमर्स हो जाते हैं। माइंड ब्लोन। दिस इज़ व्हाई हाफ लाइफ वाज एंड इज़ अ रेवोल्यूशनरी गेम, सिर्फ फर्स्ट पर्सन शूटर्स के लिए नहीं, बट पूरी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। एंड वी हैवंट इवन टॉक्ड अबाउट द गेम प्ले येट। गेम प्ले वाज हाफ लाइफ 90s के अदर 3D FPS गेम से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इवन इन 1998 ऐसे कई FPS गेम्स थे जो हाफ लाइफ से कई सिमिलर एलिमेंट शेयर करते थे। गेम्स लाइक ब्लड 2, सिन एंड अनरियल, ऑल ऑफ दीज गेम्स हैड सॉलिड गेम प्ले एंड सेम गोज फॉर हाफ लाइफ। मैं फर्स्ट पर्सन शूटर्स का एक ह्यूज फैन नहीं हूँ, बिकॉज आई एम अ गाय हु लव्स फैंटेसी, एक्शन एडवेंचर गेम्स एंड RPGs। मोस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड एंड टीनेज ईयर्स प्रिंस ऑफ पर्शिया, असैसिन्स क्रीड एंड कुछ अदर गेम्स खेल के गुजरा है, so I'm not much familiar with this genre, but from what I played, Half-Life is fun as hell. जैसे कि हम 90s के FPS एक्सपेक्ट कर सकते हैं, Half-Life गन प्ले फास्ट पेस एंड chaotic है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग रिक्वायर करता है, because Gordon can die pretty easily. Half-Life के enemies and weapons वो things हैं जो इसे fun to play बनाते हैं। गेम में टोटल 17 enemy types हैं, headcrab zombies and tentacles से लेकर soldiers and assassins तक। एवरी सिंगल एनिमी की डिफरेंट वीकनेसेस हैं जो डिफरेंट वेपन रिक्वायर करते हैं। लाइक हेडक्रैब्स को मारने के लिए पिस्टल मोस्ट इफेक्टिव वेपन है बिकॉज ऑफ हाई एक्यूरेसी। मोस्ट लो लेवल एलियन एनिमीज लाइक ज़ॉम्बीज एंड एलियन स्लेव्स सिर्फ एक क्लोज शॉटगन ब्लास्ट से ही मर सकते हैं, और प्लेयर्स को उनके अटैक्स का ध्यान रखना होता है। सोल्जर्स एंड असैसिन्स के लिए असॉल्ट राइफल एंड अदर रेंज वेपन्स, बिकॉज ये एनिमीज अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं एंड काफ़ी अग्रेसिव हैं, स्पेशली असैसिन्स जो इस एनिमी टाइप को काफ़ी ऑनलाइन बनाता है। एंड अदर एनिमीज लाइक एलियन ग्रंट्स एंड गार्गेंचुआ के लिए प्लेयर्स को हाई डैमेज वेपन्स लाइक रिवॉल्वर, क्रॉसबो एंड एक्सप्लोसिव का यूज़ करना होता है। इन एनिमीज के डिज़ाइंस भी काफ़ी कूल एंड आइकॉनिक है, विद सम ऑफ देम हैविंग सेक्सुअल अंडरटोन्स लाइक हेडक्रैब मदर गोनार्क एंड कट एनिमी मिस्टर फ्रेंडली। हेडक्रैब एंड हेडक्रैब ज़ॉम्बीज हेवीली इंस्पायर्ड है ज़ीनोमॉर्फ से, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लुकिंग एनिमीज में से एक है। इवन एक एवरेज गेमर भी इन एनिमीज को एक बार में आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर हम वेपन्स की बात करें देन देयर आर अ लॉट ऑफ दम, पिस्टल, शॉटगन, असॉल्ट राइफल से लेकर साइफाई एंड एलियन वेपन्स तक। मैं एक फायर आर्म्स एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट हाफ-लाइफ के वेपन्स लाइक ग्लॉक 9mm पिस्टल, MP5, मैग्नम, असॉल्ट शॉटगन एंड क्रॉसबो आर कूल एज हेल। गेम के साइफाई एंड एलियन वेपन्स की बात करें तो हमारे पास है टाउ कैनन, एक एनर्जी बेस्ड वेपन जो बेसिकली एक असॉल्ट राइफल की तरह वर्क करती है, बट इंस्टेड ऑफ बुलेट इट फायर्स एनर्जी। द ग्लॉन गन, अनदर एनर्जी बेस्ड वेपन जो एनिमीज को वेपराइज करने की पावर रखती है। एंड हाई हैंड, एक एलियन वेपन जो होमिंग हॉर्नेट फायर करता है। एंड ऑफ कोर्स
हम हाफ लाइफ के मोस्ट आइकॉनिक वेपन्स को कैसे भूल सकते हैं, द क्रो बार। प्लेयर्स भले ही लेट गेम में लो डैमेजिंग वेपन्स लाइक पिस्टल यूज़ ना करें, बट वन वे और अनदर क्रो बार प्लेयर्स के काम ज़रूर आता है, चाहे वो बॉक्सेस को ब्रेक करना ही क्यों ना हो। ये सभी वेपन्स फन टू यूज़ एंड सेटिस्फाइंग हैं, एंड इनके पंची साउंड इफेक्ट्स इन्हें और भी बेटर बनाते हैं। ट्रस्ट मी, 2 शॉटगन शेल्स को एक साथ फायर करने की सेटिस्फैक्शन गॉडली है। एज आई सेड अर्लियर इन दिस वीडियो, ये सभी वेपन्स डिफरेंट सिचुएशंस में प्लेयर के काम आते हैं, एंड इवन आई यूज्ड पिस्टल मैनी टाइम्स इन द एंड गेम। सो कोई भी वेपन गेम में यूजलेस नहीं है। गन प्ले के अलावा गेम में कुछ लाइट प्लेटफॉर्मिंग एंड पजल सॉल्विंग भी है, नथिंग माइंड ब्लोइंग एंड कभी कभी काफ़ी अनोइंग, स्पेशली प्लेटफॉर्मिंग इन ज़ैन लेवल, बट मोस्टली कॉम्बैट के बीच एज ए डाउन टाइम यूज़ किया गया है, सो नो रियल कंप्लेंट्स। एंड या दैट्स योर गेम प्ले ऑफ हाफ लाइफ। हॉरस प्लेटफॉर्मिंग, पजल सॉल्विंग एंड कूल गन प्ले हैं जिन्हें गेम में ऑलमोस्ट परफेक्टली यूज़ किया गया है। म्यूजिक हाफ लाइफ के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट्स में से एक है। मोस्ट ऑफ द गेम म्यूजिक एब्सेंट है, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं जहां हमें म्यूजिक सुनने को मिलता है, एंड माई गॉड दीज मोमेंट्स आर अमेजिंग एंड आइकॉनिक। गेम में मेरे 2 मोस्ट फेवरेट मोमेंट्स हैं। फर्स्ट, व्हेन वी गेट द टाउ कैनन, and second, surface tension. जब गेम में हमें ये म्यूजिक सुनने को मिलते हैं देन वी नो कि कुछ बड़ा होने वाला है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि क्यू चैप्टर्स हाफ लाइफ फैंस के वन ऑफ द फेवरेट में से एक हैं। म्यूजिक इन हाफ लाइफ वॉज ईयर्स अहेड इन इट्स टाइम,
and we can see why. We can't talk about Half-Life without mods. Thanks to Valve and Half-Life modding tools, since 1998 Half-Life modding community one of the biggest and most active modding communities में से एक है. Even to this day हम new mods की रिलीज देख रहे हैं. ग्राफिक mods and cut content से लेकर completely new game mods and even games तक. Half-Life was golden age of modification and thanks to both modders and Valve हमें कुछ ऐसे games and game modes देखने को मिले जिन्होंने competitive gaming world को completely change करके रख दिया. Yes, we're talking about Counter-Strike. Started as a custom game mode for Half-Life multiplayer, Valve ने Counter-Strike टीम को हायर कर इस गेम मोड को एक completely new गेम में चेंज कर दिया. इसके आज तक कई डिफरेंट वर्जन रिलीज हो चुके हैं. Even to this day, Counter-Strike one of the most famous and played multiplayer games में से एक है, and we can thank Half-Life for that. But Half-Life and modding का किस्सा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता. Counter-Strike के अलावा भी ऐसे कई mods थे जिन्हें full-fledged games में बदल दिया गया. Mods like Team Fortress, Cry of Fear, Day of Defeat, and Black Mesa. जो originally एक Half-Life 2 मोड था, but I will stay included because ये एक रीमेक है original Half-Life का, and because I can since this is my video. 90s में Half-Life जैसा कोई अदर FPS गेम नहीं था. At the same time, Half-Life एक completely original गेम भी नहीं था. There are many aspects जो उस टाइम के other games से काफी similar थे. But then again, Half-Life also had many new and cool aspects. But in the end, it all comes down to polishing. Half-Life का हर एक एस्पेक्ट इतना पॉलिश था कि एज एन कंबाइंड एंटिटी इट वाज परफेक्ट. ये पॉलिश ही वो रीज़न है कि Half-Life इसकी रिलीज़ के 20+ years later भी फन टू प्ले है. एंड दिस इज द सेम केस एज द ओरिजिनल डूम. जस्ट लाइक डूम, Half-Life टैलेंटेड मॉडर्स एंड डेवलपर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म था. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ वो अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते थे. एंड दे डिड जस्ट दैट. Half-Life एंड डूम तो completely different kind of FPS experiences हैं. But in the end, both games had one similarity. So what was the question again? Yeah, why Half-Life was so revolutionary? Well, इसका आंसर काफ़ी सिंपल है. Because Half-Life changed gaming forever.